ये अभी तक के स्पेस मिशंस का सबसे लैंडमार्क स्पेस ऑपरेशन था, अपोलो 11 का लिफ्ट ऑफ। ये जो आप देख रहे हैं ये है नासा की मार्स लैंडिंग की तस्वीरें। इतना ही नहीं, स्पेस में और कई मिशंस हुए। रशिया, इंडिया, अमेरिका, इन सब ने अपने झंडे गाड़े। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मंगलयान के साथ इंडिया भी एक इम्पॉर्टेंट स्पेस पावर बन गया है। पर अब इन सब में एक नई कंट्री भी जुड़ गई है, जापान, जिसने अपने स्पेस मिशन को पुश करना शुरू कर दिया है। चंद्रयान की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद एक नई रेस बनती दिख रही है, जहां कुछ अरबपति, जैसे आपको यहां दिख रहे हैं जेफ बेजोस, इनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन, ये एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जो अंतरिक्ष में लैंडिंग की तैयारी में है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्पेस एक्स, बोइंग, ब्लू ओरिजिन, ऐसी कई सारी प्राइवेट कंपनियां अब स्पेस रेस में घुस चुकी हैं। पर इन सब के अलावा एक नया प्लेयर जो कि जापान का है, आई स्पेस, इसने भी एंट्री अब मार ली है और जापान एक नए तरीके से स्पेस मिशंस को पुश कर रहा है। जापान ने लगभग 1 ट्रिलियन येन का फंड बनाया है ताकि वो अपनी स्पेस इंडस्ट्री को डेवलप करे और स्पेस रेस में एक बड़ा प्लेयर बन के उभरे। जापान क्यों चाह रहा है अचानक कि वो स्पेस में इतना आ गया है और आज तक जापान ने क्यों इस पे आगे जाने का काम नहीं किया? क्या वजह है कि आई स्पेस जैसी कंपनियां भी कह रही हैं कि हम मून को कॉलोनाइज करेंगे, हम मून पर अपनी खुद की कॉलोनी बसाएंगे और वहाँ से जो सामान आएगा जाएगा उससे हमें इनकम मिलेगी। आई स्पेस का मिशन क्या है और क्या है जापान का प्लान? कैसे स्पेस रेस में वो टक्कर देने को तैयार है इंडिया और चाइना को? आइए समझेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। आगे डिस्कस करने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं एक ऐसा कोर्स जो हाई क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करे एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, तो वो आपको मिल रहा है PW ओनली IAS की तरफ से। और इसमें ये कोर्स आपको अभी जिस प्राइस पे मिल रहा है वो केवल 10,999, जिसमें आपको 2025 की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयार कराया जाएगा। दिस फाउंडेशन कोर्स इज़ द ओनली कोर्स यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ, जिसमें आपको करंट अफेयर्स हो गया, क्लासेस हो गई, हर चीज़ की तैयारी कराई जाएगी। सो इसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पिन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं प्रिपरेशन के दौरान, इतने बड़े जर्नी में, जहाँ आपको सपोर्ट और हेल्प और क्लासेस और टेस्ट और सब कुछ चाहिए होता है। और ये सारी चीज़ें हमने विशेष तौर पे तैयार की है आपके लिए फॉर योर फाउंडेशन क्लासेस, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, टाइटन बैच और संकल्प बैच। तो ज़रूर देखिए इनको, और आपको ज़रूरत अगर है ऐसी कुछ क्लासेस की तो डू ज्वाइन दीज क्लासेस विच आर वेरी हाई क्वालिटी एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। वो भी अपने घर में बैठे बैठे आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गई ओनली IAS PW की इस नए पहल के बारे में बात। अब आते हैं जापानीज़ ड्रीम के बारे में। जापान की कंपनी है आई स्पेस, ये एक प्राइवेट कंपनी है। अब देखिए, दुनिया में ना जब स्पेस रेस की बात होती है तो आप नाम लेते हो किसका? इसरो का, नासा का, ठीक है। ये 2 अमेरिकन कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है, लेकिन क्या ये कंपनीज है? नहीं, ये गवर्नमेंट एजेंसीज है जिनको सरकार कंट्रोल करती है। रशिया में भी कुछ ऐसा ही है, जहां रशियन गवर्नमेंट अपनी स्पेस मिशन को भेजती थी। चाइना में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अब जापान पुश कर रहा है प्राइवेट एजेंसीज को। इससे पहले अमेरिका की बहुत सारी प्राइवेट एजेंसी, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और बोइंग, अपने अपने मिशन स्टार्ट कर चुकी है। स्पेस एक्स तो कई सारे स्पेस मिशन भेजता है जिनमें नासा के एस्ट्रोनॉट भी जाते हैं, जबकि ब्लू ओरिजिन अमेजॉन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, उन्हीं की कंपनी है। और बोइंग पहले से एक बहुत बड़ी प्लेन्स बनाने वाली कंपनी है, अब वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में आ रही है। इसी तरह एक इंडियन कंपनी है छोटी सी, स्काई रूट, ये एक स्टार्टअप है, इसने भी शुरू कर दिया है अपने स्पेस ऑपरेशंस पर काम करना। पर जापान ने जो काम किया है वो अभी तक अनदेखा है। जापान प्राइवेट बिजनेसेस को एडिशनल फंड प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो अपना ऑपरेशंस बिल्ड कर पाएं और वो भी स्पेस के लिए अच्छी सैटेलाइट्स बना पाएं। और इसके लिए इनका एक मिशन था, आई स्पेस हाकुटो आर एक ऐसा मिशन था जो मून पर लैंडिंग करता। हाकुटो आर असल में सफल नहीं हो पाया, मून पर लैंडिंग नहीं कर पाया। तो उसके बाद दोबारा इसने कमर कस ली है और दोबारा ये कोशिश में है एशिया का जो स्पेस बिजनेस है इसमें अपनी पकड़ बनाने के लिए, अपनी जो स्पेस पे पावर है जापान की, इसको आगे ले जाने के लिए। और जापानीज गवर्नमेंट ने 1 ट्रिलियन येन तक का प्लान बना रखा है कि कैसे वो इस चीज़ को पुश करेंगे। और जापान पूरी कोशिश कर रहा है कि इस गेम को ही बदल दे स्पेस पावर्स की। वो इस तरह से होगा कि जापान एक नॉर्मल तरीका नहीं इख्तियार कर रहा। अभी तक जो भी स्पेस लैंडिंग्स नॉर्मली होती हैं वो गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं। तो आपको ऐसा लगेगा जाक्सा, जो जापान की स्पेस एजेंसी है, वो वहाँ की मून लैंडिंग करेगी, पर ऐसा नहीं है। जैक्सा से पहले ही मून लैंडिंग का काम आई स्पेस नाम की कंपनी कर रही है और इसी के ऊपर फोकस है। यानी जापान कोशिश कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के जो बेस्ट टैलेंट्स हैं और जो बेस्ट इनोवेटिव कंपनीज हैं उनको पुश करे विद द फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर। और ये पूरी कोशिश है इनकी ताकि जो अपने स्पेस मिशंस को बहुत जल्दी बड़े लेवल पे लेके आ पाए। एक मिशन फेल जरूर हुआ, लेकिन आई स्पेस ने
अभी तक हिम्मत नहीं हारी है और वो दोबारा अगले मिशन की तैयारी में है। और ख़ास बात यह है अगला जो मिशन आई स्पेस का होगा, जो एक जापानीज़ स्पेस की प्राइवेट कंपनी है, वो किस रॉकेट का इस्तेमाल करेगी, तो फॉल्कन 9। फॉल्कन 9 किसका रॉकेट है, ये रॉकेट है अमेरिकी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स का। इलॉन मस्क नाम तो सुना होगा आपने। स्पेस एक्स उनकी कंपनी है जो रॉकेट्स बनाती है, अंतरिक्ष में भेजती है, और यहाँ तक कि नासा के एस्ट्रोनॉट्स भी उनके रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जापानीज कंपनी भी अपने प्राइवेट कंपनी कोलैबोरेट करेगी स्पेस एक्स के साथ ताकि वो अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन पे काम कर पाए। अभी तक जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं मोस्टली इनका फोकस है स्पेस ट्रैवल के ऊपर। स्पेस ट्रैवल क्यों? क्योंकि स्पेस ट्रैवल करके आप बहुत कुछ पैसे कमा सकते हैं। जैसे नासा कोई स्पेस का मिशन भेज रही है या कोई कंपनी को कोई सैटेलाइट भेजना है अंतरिक्ष में, तो वो आपको उस काम के लिए पैसे देती है। लेकिन एक्सप्लोरेशन की, जैसे किसी ग्रह को पढ़ना हो गया, किसी ग्रह पे जाना हो गया या स्टडी करना हो गया, उसको लेकर सारा का सारा फंड अभी तक गवर्नमेंट एजेंसियां ही पुश करती थी। लेकिन अब जापान कोशिश कर रहा है कि वो अगर 2040 तक उनकी कंपनी स्पेस को कॉलोनाइज करना चाहती है, जिससे मैंने बताया आई स्पेस, इस कंपनी का दावा है कि 2040 तक पूरे चांद पर ही अपनी कॉलोनी बसा लेंगे। और उसको हेल्प करने के लिए जापानीज गवर्नमेंट भी पुश कर रही है, एडिशनल फंड्स प्रोवाइड कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को ओपन अप कर रही है ताकि स्पेस इंडस्ट्री में और ज़्यादा पुश कर पाएँ। और ये जो सब्सिडी है, जिसमें $80 मिलियन की सब्सिडी केवल आई स्पेस को दी जा रही है, ये दिखाता है कि कैसे जापान पुश कर रहा है अपने प्राइवेट सेक्टर को। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, आपके अंदर ये सवाल होगा कि जापान इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल पावर थी तो अभी तक उसने स्पेस एक्सप्लोरेशन में फोकस क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी जापानीज एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जा चुके हैं। जापान अपने स्पेस मिशंस भेज चुका है, लेकिन वो हमेशा भेजता था नासा के कोलैबोरेशन में। और जो नया मिशन है जिसमें कि मून के ऊपर फिर से कोई इंसान जाएगा, जो एक मून लैंडिंग होगी विद पर्सन, वो अमेरिका के मिशन है, यूएसए का आर्मिटिस। इसमें भी नासा के साथ जाक्सा, जो जापानीज स्पेस एजेंसी है, काम कर रही है। केवल इतना ही नहीं, जाक्सा इसरो के साथ मिलकर अपना एक और मून मिशन भी प्लान कर रही है। तो एक तरफ जहां वो अपने प्राइवेट सेक्टर को पुश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी खुद की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसी है जाक्सा, जो उनका स्पेस मिशन है, वो वहां पुश करे। और अभी जो रिसेंटली चीज़ें हुई हैं उसमें देखा गया है कि कैश का क्रंच कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब रशिया का मिशन लूना लैंड नहीं कर पाया, लूना फेल हुआ, तो इसके पीछे रीजन ये दिया गया कि रशिया के पास शायद पर्याप्त संसाधन नहीं है और वो अपने कॉस्ट कटिंग कर रहा है, पैसों को कम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो लैंड नहीं करा पाया। लेकिन हमारे नासा का, हमारे इसरो का जो मिशन था चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, असल में ये लैंड क्यों कर गया? क्योंकि इनको उस बजट पे काम करने की पहले से आदत है। तो ये सक्सेसफुली जो चीज़ें हुई हैं, ये दिखाता है कि कैसे जो आपकी फंडिंग मैकेनिज्म है वो कितना इंपॉर्टेंट है। जब रशिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई तो रशियन अंपायर के पास, रशियन गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है कि वो स्पेंड कर पाए। उनका बिजनेस अंपायर भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, तो वो भी इस तरह पुश नहीं कर पा रहे प्राइवेट सेक्टर को। अमेरिका के अलावा कोई और देश अभी इस तरह की कंपनियां नहीं है जिनमें कि वो स्पेस एक्सप्लोरेशन कर पाए। तो जापान वहाँ पे पहला स्टेप ले रहा है। इंडिया ने भी पुश किया है, पर इंडियन कंपनीज के पास उतना कैपिटल नहीं है। तो ये यूएस और चाइना की जो स्पेस रेस है, जिसमें कि मेजरली यूएस की प्राइवेट कंपनीज और चाइना की गवर्नमेंट एजेंसी, लेकिन अब जापान और चाइना की भी प्राइवेट कंपनीज यहाँ कूद पड़ी हैं, जिसमें इंडिया भी अब एक बड़ा रोल चाहता है। इंडिया की छोटी स्पेस एजेंसीज जो हैं, स्पेस कंपनीज जो हैं, वो चाहती है कि वो भी एक मार्केट शेयर कैप्चर करें। उनका भी सपना है, चाहे हम स्काई रूट की बात कर लें या व्यूम, एक और कंपनी है जो काम कर रही है। इस तरह की कंपनीज पुश कर रही है प्राइवेट सेक्टर स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो जल्द ही हम देख पाएंगे कि जैसे ढेर सारी प्राइवेट कंपनीज जब एयरलाइंस में आई, टेलीफोन में आई, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, आपके पास कॉल सस्ते हो गए। जिस तरह एयरलाइंस नई आई तो आपके पास फ्लाइट सस्ती हो गई। उसी प्रकार से हम सोच सकते हैं कि कोई दिन दूर नहीं जब स्पेस एक्सप्लोरेशन भी आसान हो जाएगा। इतना सस्ता तो नहीं, पर कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, अफोर्डेबल हो जाएगा अगर ये लीडिंग कंपनी साथ आती हैं तो। और इसीलिए जापान पुश कर रहा है दोनों जगहों पर। एक तरफ वो अपने प्राइवेट सेक्टर को भी पुश कर रहा है और दूसरी तरफ अपनी गवर्नमेंट सेक्टर को भी पुश कर रहा है कि वो कई सारे मिशंस को लॉन्च करे और अपने आप को तैयार करे ग्लोबल स्पेस मिशन की रेस में। कहा यह जाता है कि जो मार्केट है वो लगभग $100 बिलियन का होने वाला है स्पेस एक्सप्लोरेशन का, जिसमें कि आपके पास स्पेस में स्पेसशिप्स को ले जाना या फिर कई लोग स्पेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं एज अ ट्रैवलर, उनके लिए भी मिशंस होते हैं, जैसे ब्लू ऑरिजिन ने किया या वर्जिन गैलेक्टिक ने किया। तो इस तरह के मिशंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ेंगे, इनमें और ज़्यादा पैसे बनाने की अपील होगी। और जैसे मून या फिर मार्स के ऊपर कॉलोनीज बसती है या फिर वहाँ पे लोग रहना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ के कंटेंट को, वहाँ के मटेरियल को, जो वहाँ ज़मीन पे उपलब्ध रिसोर्सेज, उसको अगर अर्थ पे लाया जा सके तो अरबों खरबों का फ़ायदा हो सकता है। तो इसी पैसे को देखकर अभी सारी कंपनियाँ निवेश कर रही हैं, जिसमें आई स्पेस एक जापानीज़ प्राइवेट एजेंसी है।
अब मेरा आपसे सवाल है कि मैंने एक इंडियन प्राइवेट स्पेस कंपनी का नाम आपको बताया, उसका नाम क्या था? ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्या आपको लगता है कि जो आई स्पेस जिस कोशिश में है, क्या वो सफल हो पाएगा? क्या वो खुद को 2040 तक मून पर कॉलोनी बसाने के लायक तैयार कर पाएगा? और क्या जापान का जो 2 prong स्ट्रैटेजी है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, इंडिया के साथ कोलैबोरेट, अमेरिका के साथ कोलैबोरेट, खुद के प्राइवेट सेक्टर को भी भेजो, जो भी हो सकता है सब करो, क्यों? क्या ये स्ट्रैटेजी सही लग रही है या फिर पहले उनको भी बाकी देशों की तरह गवर्नमेंट सेक्टर पे पुश करना चाहिए था? ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।